तो नमस्ते दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर एमपी पीडब्ल्यूडी से पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नवीन वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 में इंटरव्यू से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है उससे संबंधित है। और उसमें हम स्पेशली बात कर रहे हैं आवेदक का विवरण पत्रक के हम बात कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं DAF, डिटेल एप्लीकेशंस फॉर्म। इसकी हमें 6 प्रतियाँ सबमिट करना है, जिसमें से एक आपकी मूल प्रति होगी और 5 उस मूल प्रति की फ़ोटोकॉपी करवाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें ऊपर स्पष्ट लिखा है नोट में कि हमें हर इस पत्रक के साथ में सिग्नेचर ओरिजिनल करना है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दें कि हमें इस बिना सिग्नेचर की 5 कॉपी करवानी है, फिर उसके बाद ओरिजिनल सिग्नेचर्स करने हैं। फॉर्म को देख लेते हैं हम। फॉर्म में सबसे पहले नंबर पे आवेदक का क्रमांक, तो इसमें आपको आपका आवेदन क्रमांक लिखना है जो भी होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। दूसरा आपका है पंजीयन क्रमांक या रोल नंबर, इसमें आपको आपका रोल नंबर लिखना है जो आपका एडमिट कार्ड था उसमें आपका होगा। तीसरे नंबर पे साक्षात्कार की तिथि, तो ये आपको खाली छोड़ना है, साक्षात्कार की तिथि नहीं लिखना है क्योंकि साक्षात्कार की तिथि अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। फोर्थ नंबर पे विज्ञापन क्रमांक ऑब्लिक दिनांक, तो इसमें विज्ञापन क्रमांक निकलना है जो कि पीएससी का विज्ञापन क्रमांक निकला था, वैकेंसी का नोटिफिकेशन स्टार्टिंग वाले की बात कर रहे हैं जो है 16/2021, 30/12/2021 को जो निकला था। परीक्षा का नाम है राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 है। आवेदित पद का नाम, तो आवेदित पद है सहायक यंत्री है, जो भी जिस ब्रांच का है उसको उसके आगे ब्रैकेट में लिखना है। यदि सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल लिखना हुआ है। 7 नंबर पे है विभाग का नाम, तो आपको इसमें विभाग के नाम लिखने हैं कि आप अपनी चॉइस के अनुसार कौन कौन से विभाग को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, टॉप टू लास्ट। फिर 8 नंबर पे आवेदक का नाम, तो आवेदक का नाम आपको हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है, तो इंग्लिश में आपको कैपिटल्स लेटर्स में ही लिखना है। फिर 9th में पिता या पति का नाम, जिसमें आपको लिखना है हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप इंग्लिश में भर रहे हो तो इंग्लिश में ही फिल करें, और जहाँ पे स्पष्ट बोला है कि हिंदी और इंग्लिश, तो वहाँ पे जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से फिल करें। 10th नंबर पे देखें जन्म दिनांक, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, मतलब कि 10th के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहेगी, वहाँ से मान्य की जाएगी, तो आपको दिनांक लिखना है, वहाँ लिखना है, वर्ष लिखना है, फिर इसी को शब्दों में भी लिखना है। 11th पे देखें तो दिनांक 1/1/2022 को आयु कितनी हुई है, स्पष्ट उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2022 तक की आयु आपको लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर मेरी देखें तो मेरी फिक्स 27 वर्ष हो रही है, इसलिए मैंने 27 वर्ष लिखा है। किसी के माह हो सकते हैं और दिन भी हो सकते हैं। 12th पे देखें तो जन्म स्थान, तहसील, जिला और राज्य का नाम लिखना आपको, तो मेरा जन्म स्थान लिखा मैं, तहसील को या शहर का नाम, जिला और राज्य। 13 पे देखें तो यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से रह रहा है, तो मैं 27 वर्ष से अधिक समय से रह रहा हूँ। या मैं स्पष्ट लिख सकता कि आज के दिन 27 वर्ष 10 माह और 24 दिनों से, अगर आज की बात करें तो। 14 पे देखिए, क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी का सदस्य है? हाँ, तो मैं अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हूँ। यहाँ पे EWS का कॉलम नहीं इसमें लिखा हुआ है, लेकिन EWS वाले भी अपना यहाँ पे साइड लिख सकते हैं यहाँ पे EWS, क्योंकि आपको भी 10% रिजर्वेशन है, तो आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जारी प्रमाण पत्र क्रमांक जो SDM द्वारा जारी किया गया था उसको नंबर लिखना है। दिनांक कब जारी किया गया तो वो लिखना है। क्या प्रमाण पत्र विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, तो हाँ, SDM द्वारा जारी किया गया, सक्षम अधिकारी जारी करता, तो हाँ लिखना है। 14 में स्पेशली ये EWS वाले बच्चे ध्यान दें कि आपको यहाँ पे EWS लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको 10% रिजर्वेशन है, और आपके सर्टिफिकेट का नंबर भी लिखना है यहाँ पे। 15 पे देखें आवेदक का नाम, तो वर्तमान डाक पता, तो मेरा वर्तमान डाक पता वही है जो मेरे घर का एड्रेस है, क्योंकि मैंने अपना वर्तमान डाक पता वही दिया, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था इंदौर में तैयारी करने के लिए आया भी था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने रूम का एड्रेस दे दूँ और 2 महीने बाद या 15 दिन बाद में उस रूम को खाली कर दूँ, तो फिर जो भी मेरा पत्राचार होगा तो उसमें बहुत दिक्कतें आएगी। आगे देखें क्या, तो देखें स्थायी पता भी मेरा वर्तमान डाक पता के समान ही है। उसके आगे देखें 16 नंबर पे आवेदक का आधार कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है।
आवेदक का ईमेल आईडी, आप अपना ईमेल एड्रेस कैपिटल लेटर में लिखें ताकि हर कोई आसानी से उसको पढ़ सके और अगर आपको ईमेल करना चाहे तो कर सके। आवेदक का मोबाइल नंबर या दूरभाष नंबर, तो आपको ऐसे मोबाइल नंबर डालने हैं जो हमेशा चालू हो। 19 पे देखें तो आपकी शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित है, तो ये विशेष करके ध्यान से भरें। देखो सबसे पहले पे दे रखा हाई स्कूल या मेट्रिकुलेशन, तो यहाँ पे आपको 10th के बारे में लिखना हुआ है, वर्ष कब कौन से दिनांक को आपने परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। सबसे ऊपर आपको श्रेणी लिखना है, फर्स्ट डिवीज़न लिख सकते हो, ठीक है, और परसेंटेज लिख सकते हो। आगे देखें परीक्षा के विषय, तो 10th में सभी अनिवार्य विषय आएंगे। शैक्षणिक संस्था का नाम, कौन से स्कूल से आपने पास किया उस स्कूल को नाम लिखना अपना, और अभियुक्तिक या संलग्न क्रमांक आपको आपके मार्कशीट का रोल नंबर्स लिखना होगा यहाँ पे। आगे देखें इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी। इंटरमीडिएट में आप यहाँ पे या तो आपका डिप्लोमा डाल सकते हैं या फिर आप 12th डाल सकते हैं। जिसने 12th किया वो 12th डालेंगे, जिसने डिप्लोमा किया वो यहाँ पे डिप्लोमा डालेंगे। याद रखिए इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी, यहाँ पे ही आपको 12th या डिप्लोमा डालना है, बाकी सेम है। 12th है तो किस विषय से किया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अंग्रेजी एंड हिंदी, सारे विषय हमने जो 5 जो विषय होते। आगे देखें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है, तो अभी हम राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके लिए इंजीनियरिंग मांगी थी, तो वो अनिवार्य अर्हताएँ हो गई। तो स्नातक किससे किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी, कब किया, ऊपर आपको लिखना है आपका श्रेणी, और नीचे आपको सीजीपीए नहीं लिखना, आपको परसेंटेज लिखना है। और इसका ही आपको जो सीजीपीए को परसेंटेज में आपने कन्वर्ट किया और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला रहता है, तो फॉर्मूले की कॉपी आपको इसके साथ में ज़रूर लगाने हैं। याद रखिएगा आपको सीजीपीए से परसेंटेज कन्वर्ट की जो सर्टिफिकेट एक होता है वो ज़रूर लगाना है। सिविल इंजीनियरिंग में किया, आगे देखें कहाँ से किया और आपका जो भी क्रमांक था। स्नातकोत्तर जो एमटेक नहीं किया मैंने, अन्य वांछित नहीं है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण अर्हताएँ जो आप देना चाहें उसको दे सकते हैं, या ना देना चाहे तो आप ना भी दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड। आप नीचे देख सकते हैं ग्रेड प्रणाली अंतर्गत यदि किसी परीक्षा में सीजीपीए या ग्रेड सिस्टम में प्राप्तांक है तो संबंधित संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा नियत फार्मूले के अंतर्गत ऐसे प्राप्तांकों को प्रतिशत में कन्वर्ट करके अंकित करे तथा फार्मूले की प्रति भी संलग्न करे। ये विशेष चीज़ से ध्यान रखिएगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। आगे देखें तो लिखा है 20 पे विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया है, तो कोई अनुभव मांगा नहीं गया हुआ है, इसलिए ये खाली आएगा। 21 पे देखिए यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय या अर्ध शासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत है तो उसका विवरण दीजिए। तो मैं तो सेवा में था तो इसलिए मैंने फिलअप किया। जो भी शासकीय सेवा में या संविदा में है वो यहाँ पे फिलअप करे, लेकिन जो सेवा में नहीं है वो ब्लैंक छोड़े इसको। आगे देखिए 22 नंबर पे यदि आप अन्य किसी संस्था या विभाग में किसी पद पर मध्य प्रदेश की सेवा को छोड़कर सेवारत है तो उसका विवरण यहाँ अंकित करें। जो कि अदर स्टेट्स में है या फिर सेंट्रल सर्विसेज में है तो उनको यहाँ पे उस बारे में जानकारी फिलअप करनी है, और जो सेवा में नहीं है उनको नील मतलब कुछ नहीं फिलअप करना है यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं, देखिए पेज नंबर 4 पे यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं, जो भी आयु सीमा छूट चाहते हैं तो वो उस संदर्भित कंडिका को लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि इस संदर्भ में इस तहत हमें इतने आयु की छूट मिली है। 24 पे देखिए क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो आप है तो हाँ लिखिए। यदि आप भारत के नागरिक नहीं है तो क्या आप अपने भारत सरकार से पात्रता या घोषणा पत्र प्राप्त किया है। 25 पे देखिए क्या आप विवाहित है, जो विवाहित है वो हाँ लिखे, जो नहीं है वो ना लिखे। 26 में देखिए क्या आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, ये हैंडीकैप्ड के लिए है। 27 में देखिए क्या आप भारत के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो हाँ लिखे और नहीं तो नहीं लिखे। 28 में देखिए किसी नियोजित खेलकूद में क्या आपने राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, यदि हाँ तो विवरण तथा प्रमाण पत्र संलग्न करें। राज्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम भी उसमें अंकित करना है। 29 में देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में जो जिन्होंने भाग लिया और उनको सर्टिफिकेट मिला, 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं ए बी व सी, तो अगर किन्हीं के पास हो तो उसमें यहाँ पे भी उल्लेख उसका कर सकते हैं। 30 पे देखिए क्या आपको कभी शासकीय तथा अन्य सेवा के बर्खास्त किया गया, जो सरकारी सेवा में हो और किन्हें किसी कारणवश हटाया गया हो, ये उनसे संबंधित है तो उनको लिखना है। यदि हटाया गया तो हाँ लिखना है और किस के तहत तो वो भी लिख। आगे देखिए आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन से वंचित किया गया है तो विवरण दीजिए। मतलब कि यदि आपको कोई एग्ज़ाम में बैठने से रोका गया हो तो उसका विवरण देना है किसी कारणवश, और यदि नहीं तो यहाँ पे नहीं लिखना है।
अब हम आगे देखते हैं 32। क्या आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किए गए हैं? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें आप जो रिजर्वेशन वाले इश्यूज़ हैं ओबीसीज कैंडिडेट का, वो एक बार पीएससी के ऑफिस में संपर्क कर लें कि हमें क्या 13% प्रोविज़नल लिस्ट जो जारी हुई है उसका इसमें उल्लेख करना है कि नहीं करना है, ये वहाँ से कंफर्म कर लें। मेरे हिसाब से तो करना है, क्योंकि निर्देश में लिखा गया है कि जो प्रोविज़नल लिस्ट है, यदि रिजर्वेशन का पक्ष ओबीसी के में आता है तो ओबीसी वाली जो प्रोविज़नल लिस्ट मानी जाएगी, और नहीं आता तो वो जनरल वाली प्रोविज़नल लिस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वहाँ पे बच्चे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये इस चीज़ को आपको कंफर्म करने के लिए पीएससी से संपर्क कर। 43 पे देखिए, आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपको चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियाँ, प्रकाशन आदि के संबंध में देना चाहे तो संक्षेप में अंकित कर सकते हैं। जैसे आप दे सकते हो आपकी अभिरुचि से संबंधित, तो जैसे कि मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं क्रिकेट लिख सकता हूँ। तो और आप इसमें नहीं भी दे सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको देना ही है आपकी अभिरुचियों का। अगर आपकी नहीं है तो नहीं भी लिखिए। अंत में देखिए, उम्मीदवार द्वारा घोषणा। तो आपको इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी आपने जानकारी इसमें डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप की है वो सही है और सत्य है, उसमें कहीं भी कुछ कोई भी तथ्य ना छुपाया गया है। दिनांक लिखनी है आपको, स्थान लिखना है कहाँ से आप वो कर रहे हो, उम्मीदवार के हस्ताक्षर लिखना है और उम्मीदवार का नाम लिखना हुआ है। तो ये तो था हमारा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म्स। जो नीचे दे रखे हैं आपको कॉल, ये कार्यालयीन उपयोग हेतु है। इसमें आपको कोई भी फिल जानकारी नहीं करनी है, ये कार्यालय द्वारा ही फिल की जाएगी। इस चीज़ को विशेष करके ध्यान रखें। तो आई होप आप लोगों को डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म या कहें कि आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक फिलअप करते हुए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर इसमें और भी कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अन्य वीडियोस भी देखें, कोचिंग के संस्थाओं के या यूट्यूबर्स ने बनाए हुए, और वहाँ से अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो उन दोनों को मिलान करें, और फिर भी आपके डाउट नहीं क्लियर होते हैं तो आप एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कांटेक्ट नंबर दे रखा है, उस पर आप जाएँ, वहाँ पे कांटेक्ट करें और आपके डाउट्स ऑफिशियली क्लियर करवाएं। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको कोई इसमें कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल एक नवीन वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।